मैं नितिन शर्मा कलम की ताकत न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय मूल छात्राएं जो कि हमारे नारनौल क्षेत्र की एक बेटी है अनमोल शर्मा, जो कि आज अपने वतन को वापसी कर गई है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। चलते हैं सीधे अनमोल शर्मा के पास। बेटा, वहां पे क्या क्या समस्याएं रही और जी आप MBBS थर्ड ईयर की छात्रा हैं वहां पे, तो क्या क्या समस्याएं वहां पे आपके सामने आई हैं? बस वॉर टाइम में तो यही हमें बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और उसकी बस मेन प्रॉब्लम तो बॉर्डर क्रॉस करना ही था। उसके बाद तो फिर यूँ था कि हाँ एटलीस्ट सेफ़ हैं हम। रोमानिया में जब आ गए थे क्योंकि सेफ़ हैं, सो तो कुछ नहीं। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी। उसके बाद हमें रोमानिया से सीधा घर तक पहुँचाया। वहां से काफी छात्रों के वीडियो भी वायरल हुए हैं, दर्द से करा रहे हैं। जिस तरह से जानवरों को रखा जाता है उस स्थिति में बच्चों को रखा गया, क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर के? क्या कुछ यूक्रेन सरकार कुछ मदद कर पा रही थी? ऐसी स्थिति जैसे हालात, भयानक हालात बने हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस कुछ नहीं सर, मैं उस सिचुएशन से खुद निकल कर आई हूँ। तो उस टाइम जो 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 वहाँ फंसा हुआ है उसको कैसा फील होता है वो मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। मुझे पता है कि वहाँ जो लोग हैं उनको या तो ऐसा लग रहा है या तो मरेंगे या बचेंगे। और मे भी अब तो ऐसे उन पे पॉइंट आ गया होगा कि अब तो शायद कुछ हो नहीं सकता। बहुत बुरी सिचुएशन है, बच्चे बहुत परेशान हैं वहाँ पे। वहां जो छात्र और छात्राएं हैं उनके रोते बिलखते के वीडियो हमने देखे हैं जो वायरल हो रहे हैं। क्या वास्तविकता में वहां इतना भयावह माहौल बना हुआ है? जी सर, वहाँ बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि एक तो वेदर भी हमारे फेवर में नहीं है। वहाँ पे ठंड बहुत है, -7 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रात में हो जाता है और कभी स्नोफॉल भी होने लगती है। और हमने ऐसे कुछ क्लोथ्स रखे भी नहीं थे कि स्नोफॉल से प्रोटेक्ट कर सकें, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। और ऊपर से ये भी कोई चांस भी नहीं दिख रहा कि शायद बॉर्डर क्रॉस होगा नहीं होगा, कोई होप ही नहीं है। तो वो भी है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत हो गया है बच्चों का कि क्या पता अब आगे क्या होएगा। वहां के बच्चों ने इंडियन एम्बेसी से लगातार संपर्क किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंडियन एम्बेसी वहां कोई भी जवाब नहीं दे रही है, किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है। बच्चों के फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, कॉल तो पिक कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी कॉल किया था जब हम निकल रहे थे बॉर्डर के लिए, तो एम्बेसी में मैंने भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने कॉल पिक किया था। हम एक्चुअली हंगरी बॉर्डर के लिए जाने वाले थे, पर उन्होंने बोला कि हंगरी बॉर्डर अभी क्लोज्ड है तो वहाँ मत जाओ, तुम दूसरे बॉर्डर जाओ। तो इसलिए हमने रोमानिया बॉर्डर चूज़ किया। और मैं भी किसी का नहीं भी कर पा रही होगी, क्योंकि वहाँ पे जितने 20,000 कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो 20,000 कॉल्स ही समझ लो, तो वो हर कॉल का आंसर तो नहीं दे पा रहे होंगे। तो जो रुद्र रूप युद्ध का हुआ है वहां पर, उस स्थिति को आपने अपनी आंखों से देखा है, उस मंजर को, क्या कहेंगे वहां के हालातों को लेकर के? बस सर, यही सिचुएशन थी कि डू और डाई। बॉर्डर क्रॉस हो गया तो बच गए, नहीं तो फिर मरना ही है। बॉर्डर पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या स्थिति थी? वर्ष ही थी ना, खाने की कोई वो थी ना, खाने की ना पीने की, वॉशरूम की ना, कोई रुकने की जगह, शेल्टर वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे ग्राउंड में ही हम समझ लो, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, ना कोई अरेंजमेंट्स है ना कुछ है। वहाँ से बस बच्चे बॉर्डर से निकलने की सोच रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं, कोई बॉर्डर से जंप करके भी निकल रहा है, उनको आर्मी पकड़ के वापस उनको उनको हैरेस भी किया जा रहा है जो ऐसे कर रहे हैं। तो काफ़ी बुरा हाल किया जा रहा है। कौन सी बॉर्डर पर थे और कितने घंटों तक आप वहां लाइन में लगे रहे? हम लोग चन्नविच से बॉर्डर रोमानिया के लिए निकले थे, तो वहाँ पे हम लोग ने 24 आवर्स वेट किया, 23 to 24 आवर्स। तो किस तरह से आप वहां से निकले? कैसे आपको मैसेज मिला कि आपको वापसी जाना है? बस वही है कि रैंडम बच्चे निकाल रहे हैं, वो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से रैंडम स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो पहले आया है तो वो पहले जाएगा। वो बस वहाँ क्राउड इकट्ठा हो रहा है और उसमें से क्राउड में से 20-30 जो हाथ में आ रहे हैं उनके बस वो निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद मिली है आपको? केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो? हाँ किसी जी। तरीके से कोई मैसेज पास आउट हुआ हो? हाँ जी, मेरे पास कॉल्स आए थे। अभी मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि इन्होंने अरेंजमेंट्स करवाए हैं, तो मेरे पास कॉल्स आए थे कि आपकी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, एम्बेसी आपको निकाल लेगी। दूसरे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ भी करके बस वहाँ से निकलना है। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी जिस समय युद्ध छिड़ा उस समय? अपनी सिटी में तो सब ठीक था, खाने पीने का सब सही था।
सिटी में तो बढ़िया से था जब तक हम रहे, पर जब वहाँ पे ऐसे हमारी सिटी से थोड़ा दूर भी बम ब्लास्ट हुआ था, तो जब वो हमारी सिटी से दूर थोड़ा बम ब्लास्ट हुआ तब बच्चे पैनिक हो गए कि अगर सिटी के पास आ गए हैं तो सिटी में भी आ सकते हैं, तो तभी हमने निकलना शुरू किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे लोगों के दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। तकरीबन 20,000 के करीब भारतीय बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि युद्ध के बीच में फंस गए हैं। उनमें से एक नारनौल की बेटी अनमोल शर्मा की आज सुबह सकुशल वतन वापसी हो गई है। कैसे है वहां के हालात वो दिखाएंगे आपको और बताएंगे आपको। जरा दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि तस्वीरें ऐसी है कि वहां बॉर्डर पर बच्चों को 24 घंटों तक लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी -6 से 7 डिग्री तापमान में, जिसमें लोगों के हाड़ कंपन करने लग जाते हैं। यहाँ आपको बता दें, यूक्रेनी सेना भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। तो चलिए सुनिए क्या कहती है बेटी अनमोल शर्मा की जुबानी सुनवाते हैं आपको। बेटा, वहाँ पे क्या क्या समस्याएं रही, और जी आप MBBS 3rd ईयर की छात्रा हैं वहाँ पे, तो क्या क्या समस्याएं वहाँ पे आपके सामने आई हैं? बस वॉर टाइम में तो यही हमें बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, और उसकी बस मेन प्रॉब्लम तो बॉर्डर क्रॉस करना ही था। उसके बाद तो फिर यूँ था कि हाँ एटलीस्ट सेफ़ हैं हम, रोमानिया में जब आ गए थे क्योंकि सेफ़ हैं, सो तो कुछ नहीं। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी, उसके बाद हमें रोमानिया से सीधा घर तक पहुँचाया। वहाँ से काफ़ी छात्रों के वीडियो भी वायरल हुए हैं, दर्द से कराह रहे हैं। जिस तरह से जानवरों को रखा जाता है उस स्थिति में बच्चों को रखा गया, क्या कहेंगे इस स्थिति को लेकर के? क्या कुछ यूक्रेन सरकार कुछ मदद कर पा रही थी? ऐसी स्थिति जैसे हालात, भयानक हालात बने हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस कुछ नहीं सर, मैं उस सिचुएशन से खुद निकल कर आई हूँ, तो उस टाइम जो वहाँ फंसा हुआ है उसको कैसा फील होता है वो मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। मुझे पता है कि वहाँ जो लोग हैं उनको या तो ऐसा लग रहा है या तो मरेंगे या बचेंगे, और मे भी अब तो ऐसे उन पे पॉइंट आ गया होगा कि अब तो शायद कुछ हो नहीं सकता। बहुत बुरी सिचुएशन है, बच्चे बहुत परेशान हैं वहाँ पे। वहाँ जो छात्र और छात्राएं हैं उनके रोते बिलखते के वीडियो हमने देखे हैं जो वायरल हो रहे हैं। क्या वास्तविकता में वहाँ इतना भयावह माहौल बना हुआ है? जी सर, वहाँ बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि एक तो वेदर भी हमारे फेवर में नहीं है। वहाँ पे ठंड बहुत है, -7 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रात में हो जाता है, और कभी स्नोफॉल भी होने लगती है, और हमने ऐसे कुछ क्लोथ्स रखे भी नहीं थे कि स्नोफॉल से प्रोटेक्ट कर सकें, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। और ऊपर से ये भी कोई चांस भी नहीं दिख रहा कि शायद बॉर्डर क्रॉस होगा नहीं होगा, कोई होप ही नहीं है। तो वो भी है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बहुत हो गया है बच्चों का कि क्या पता अब आगे क्या होएगा। वहाँ के बच्चों ने इंडियन एम्बेसी से लगातार संपर्क किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इंडियन एम्बेसी वहाँ कोई भी जवाब नहीं दे रही है, किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है, बच्चों के फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझ रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, कॉल तो पिक कर रहे हैं, मैंने खुद ने भी कॉल किया था जब हम निकल रहे थे बॉर्डर के लिए, तो एम्बेसी में मैंने भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने कॉल पिक किया था। हम एक्चुअली हंगरी बॉर्डर के लिए जाने वाले थे, पर उन्होंने बोला कि हंगरी बॉर्डर अभी क्लोज्ड है, तो वहाँ मत जाओ, तुम दूसरे बॉर्डर जाओ। तो इसलिए हमने रोमानिया बॉर्डर चूज़ किया, और मैं भी किसी का नहीं भी कर पा रही होगी, क्योंकि वहाँ पे जितने 20,000 कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो 20,000 कॉल्स ही समझ लो, तो वो हर कॉल का आंसर तो नहीं दे पा रहे होंगे। तो जो रुद्र रूप युद्ध का हुआ है वहां पर, उस स्थिति को आपने अपनी आंखों से देखा है, उस मंजर को, क्या कहेंगे वहां के हालातों को लेकर के? बस सर, यही सिचुएशन थी कि डू और डाई। बॉर्डर क्रॉस हो गया तो बच गए, नहीं तो फिर मरना ही है। बॉर्डर पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या स्थिति थी? वर्ष ही थी, ना खाने की कोई वो थी, ना खाने की, ना पीने की, वॉशरूम की, ना कोई रुकने की जगह, शेल्टर वगैरह कुछ नहीं था। ऐसे ग्राउंड में ही हम समझ लो, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, ना कोई अरेंजमेंट्स है ना कुछ है। वहाँ से बस बच्चे बॉर्डर से निकलने की सोच रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। कोई बॉर्डर से जंप करके भी निकल रहा है, उनको आर्मी पकड़ के वापस उनको हैरेस भी किया जा रहा है जो ऐसे कर रहे हैं, तो काफ़ी बुरा हाल किया जा रहा है। कौन सी बॉर्डर पर थे और कितने घंटों तक आप वहां लाइन में लगे रहे? हम लोग चरनोवित्सी बॉर्डर रोमानिया के लिए निकले थे, तो वहाँ पे हम लोग ने 24 आवर्स वेट किया, 23 to 24 आवर्स। तो किस तरह से आप वहां से निकले? कैसे आपको मैसेज मिला कि आपको वापसी जाना है? बस वही है कि रैंडम बच्चे निकाल रहे हैं, वो जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से रैंडम स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जो पहले आया है तो वो पहले जाएगा। वो बस वहाँ क्राउड इकट्ठा हो रहा है, और उसमें से क्राउड में से 20-30 जो हाथ में आ रहे हैं उनके बस वो निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद मिली है आपको? केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो?
हाँ किसी जी। तरीके से कोई मैसेज पास आउट हुआ हो? हाँ जी, मेरे पास कॉल्स आए थे। अभी मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि इन्होंने अरेंजमेंट्स करवाए हैं, तो मेरे पास कॉल्स आए थे कि आपकी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, एम्बेसी आपको निकाल लेगी। दूसरे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ भी करके बस वहाँ से निकलना है। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी जिस समय युद्ध छिड़ा उस समय? अपनी सिटी में तो सब ठीक था, खाने पीने का सब सही था। सिटी में तो बढ़िया से था जब तक हम रहे, पर जब वहाँ पे ऐसे हमारी सिटी से थोड़ा दूर भी बम ब्लास्ट हुआ था, तो जब वो हमारी सिटी से दूर थोड़ा बम ब्लास्ट हुआ तब बच्चे पैनिक हो गए कि अगर सिटी के पास आ गए हैं तो सिटी में भी आ सकते हैं, तो तभी हमने निकलना शुरू किया। वहीं एक और अनमोल शर्मा के ताऊजी ने जो कहा कि रिजर्वेशन कोटे को बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चे यहीं पढ़ाई कर सके। दूसरी ओर उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया और क्या कहा सुनिए उन्हीं की जुबानी। खुशी का तो कोई अंत नहीं है जी, बड़े खुश हैं, बच्ची हमारे पास आ गई, हमारी बच्ची सकुशल पहुंच गई, इससे तो अच्छा दिन और बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो उसके अलावा कोई भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था क्या बच्चों को रिसीव करने के लिए? हाँ था, वहाँ पर कैलाश जी एक मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। अब मुझे ये तो नहीं पता कि किस विभाग के मंत्री थे वो वहाँ ऊपर उपस्थित थे। उसके बाद में भी हमारे जो ना हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन्होंने हमारी अच्छी से मदद भी किया और हमें जब तक बच्ची नहीं आई और बच्ची को लेकर के ही वो अंदर से आए थे, जब तक बच्ची नहीं आई वो हमारी ढांढस बांध रहे थे कि फ्लाइट लैंड हो गई है, हम आपके बच्चे को तुरंत लेकर के आते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताइए। जब बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी, जब आपको पता लगा कि हालात भयानक हो चुके हैं, उस समय आपने बेटी से बातचीत की तो कैसा महसूस हो रहा था और इस बेटी की वतन वापसी को लेकर आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई? देखिए, जब बेटी वहाँ थी और यहाँ जो ना मेरी क्या हालत थी, ये तो मैं कैसे बयान करूँगा आपको कि भी किस प्रकार की मेरी हालात थी। लेकिन यहाँ जो मैंने जिनके पास गुहार लगाई वो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी थे और आज की डेट में मंत्री ओम प्रकाश यादव जी थे। मैंने उन दोनों के संपर्क में मैं गया, उन्होंने दोनों ने मेरे लिए बहुत ही अच्छे से मुझे बैठाया, समझाया, मेरा दुख बांटा, मुझे मॉरल सपोर्ट किया और उनसे जितना भी हो सके था उतना उन्होंने प्रयास किया और सीनियर अधिकारियों से मेरी बेटी के विषय में जो है ना बातचीत की। उनको मेरी बेटी का कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ उन्होंने फॉरवर्ड की थी। बिटिया को यूक्रेन पढ़ाने की बजाय आप इंडिया में भी पढ़ा सकते थे, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया कि बिटिया यूक्रेन में ही पढ़े? इसके पीछे बहुत ही जो है ना अच्छा अहम सवाल किया है आपने। मेरी बेटी अच्छी थी, यहाँ पढ़ाई के लिए भी अच्छी थी, लेकिन हमारी कौम तो जनरल है ना, और जनरल कौम में होने के नाते हमें ये यातनाएं तो भुगतनी ही पड़ेंगी। इसके पीछे रिजर्वेशन है, सबसे पहला पर्सन है, और कि सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि विशेषकर मेडिकल लाइन में रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। कोटे का बच्चा 33% नंबर लेकर के डॉक्टर बन जाता है, उसकी नॉलेज जीरो, और मेरी बेटी या जो बच्चा जनरल में है 90% नंबर लेकर के और जाता है और उसे एडमिशन नहीं मिलता है, तो हीरो को तो ये लोग जीरो बनाते हैं और जीरो को हीरो बना देते हैं, विशेषकर मेडिकल लाइन में। ये जो ना मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस व्यवस्था को तुरंत ख़त्म कर दिया जाए। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या यूक्रेन में सस्ती पढ़ाई है इंडिया से? हाँ, इंडिया से सस्ती है, इसीलिए विदेशों में बच्चों को भेजा जाता है। बेटी के वतन वापसी को लेकर के और बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही है कि सरकार के लिए कि उनको तुरंत लेकर के आए, और जो बच्चे यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं उनके लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सभी बच्चे सकुशल जो है ना वतन वापसी करें। बेटी अनमोल शर्मा की माता आशा शर्मा जो कि पेशे से शिक्षिका है और उनके पिता भारतीय सेना में देश की सेवा में लगे हैं, जो कि इस वक्त भारतीय सेना में सिक्किम में पोस्टेड है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार देश की सेवा में लगा है, पति सेना में देश की सेवा कर रहे हैं, मैं शिक्षिका होकर बच्चों को शिक्षित कर रही हूं और मेरी बेटी डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है, लेकिन माहौल खराब होने की वजह से बेटी को वतन वापस बुला लिया है, आगे के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो बताएं जी, जिस प्रकार से बेटी पहुंची कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। तो इसमें किसको आप मेन श्रेय देते हैं कि बेटी यहाँ पे पहुंची, हमारे यहाँ के लोकल नेताओं में?
भारत सरकार और हरियाणा सरकार को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार के बदौलत आज मेरी बेटी मेरे पास सकुशल लौटी है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोकल नेताओं के पास भी आप गए थे। लोकल नेताओं के पास मैं गई, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी के पास। उन्होंने मुझे फुल्ली रूप से मॉरल सपोर्ट दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प की और ये बोले कि आपकी बिटिया, हम विश्वास दिलाते हैं, बहुत जल्दी सकुशल आपके पास लौटेगी। आप बेटी की मम्मी हो। हाँ जी। कहा जाता है माँ का हृदय जो होता है बच्चों के प्रति बहुत ही सरल होता है, तो कैसे बच्ची फ़ोन करती थी भाई ये हो रहा है यहाँ पे, तो कैसा लग रहा था? सर मैं वो जो बुरे पल थे वो आपके सामने बयान नहीं कर सकती। मेरे परिवार की बहुत बुरी हालत थी। तो अभी क्या है, लोग जो रिश्तेदार है वो सारे मिलने आ रहे हैं, बेटी स्वस्थ है, सकुशल है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश हैं। मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरे नाइबर्स, मेरे फ्रेंड्स सर्कल सभी बहुत खुश हैं और सभी की दुआएं काम आई हैं कि मेरी बेटी यहाँ सकुशल पहुँची। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा शर्मा है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल सेका में। सेका में। अच्छा, आपके पति मीन से अनमोल जी के पापा जी क्या करते हैं? वो डिफेंस में हैं सर। डिफेंस में, मतलब पूरा परिवार सरकार के सहयोग में ही लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी बेटी का कैसे मन बनाया आपने कि भाई डॉक्टर बनाना है? जब इसके पापा मान लो बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम अंदर रहते भी है अपने देश के लिए कुछ कर सकें और मेरी तमन्ना थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। एक बात सामने आई थी कि भाई डॉक्टरी लाइन में जब वो होता है कि भाई दिया जाता है बच्चों को 33%, 99% कहा जाता है कि भाई एससी में है उसको 33% वाले को लगा दिया जाएगा, जनरल वाले को ऐसा होगा, तो ये ख़त्म करने के बारे में इनके बड़े पापा ने कहा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, ये टैलेंट के आधार पे बच्चे निकलने चाहिए उसमें। अब और हम तो क्या कर सकते हैं, जो करेगी वो अपनी भारत सरकार। 33% वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है और 90% वाला रह जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है या नहीं कुछ? सर डिफरेंस तो है ही, टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं और भाई जो बच्चे 33% के हैं वो निकल जाते हैं। अभी और आज डॉक्टर लाइन में तो बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सर। और चाहे किसी भी फील्ड में, चलो इकोनॉमिकली पुअर जो कैंडिडेट्स हैं उनको उठाने में गवर्नमेंट ये दे रही है हेल्प, इसमें चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जान के ऊपर जो चीज़ें चल रही हो ना उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लगभग भगवान का रूप ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।